हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट इन जस्ट वन शॉट, जो कि हमारे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर सेकंड है। याद रखिएगा कि आपने अभी तक चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तब भी मैं आपसे कह सकता हूं कि पेपर आपका यहीं से आएगा और आप इस वीडियो को ईमानदारी से देखते हैं तो आप सीख करके जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है ये है हमारा इंट्रोडक्शन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। और याद रखिए, अगर आप इतना जो पार्ट पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग के 40 मिनट, तो आपसे नीट एंड जेई के भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे अलोंग विद योर 11th क्लास। इसके बाद हमने जो सेकंड पार्ट है ये रखा है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, जिसमें मेजरमेंट के मेथड जैसे कि पैरालेक्स मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पर बात करेंगे। और उसके बाद हमने आखिर में रखा हुआ है एरर्स इन मेजरमेंट। तो आप इन तीनों पार्ट्स को आराम से देखिए और मजे लीजिए आज आप इस सेशन का, क्योंकि याद रखिए हैशटैग पेपर यहीं से आएगा, लिख लो। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि सेशन के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएं, पूरी तरीके जो स्लाइड हमने बनाई हुई है, तो आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन अगर लिंक काम ना करे तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लेना है और इस पीडीएफ को मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन अभी तक घंटी नहीं दबाई तो जरूर से दबा दो, एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ काम की चीजें और धमाकेदार चीजें देने वाला हूं इस चैनल पे। नाउ बाकी की जो यूजफुल लिंक्स हैं वो आपको इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, जैसे इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिकल टूल, तो उनको जरूर से एक बार चेक कर लेना। लेट्स मूव ऑन टू द क्लास नाउ। तो इस चैप्टर की जो फील है वो आपको स्टार्टिंग से आएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो याद रखिए इस दुनिया की कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि मास को मेजर कर सकते हो, हाँ सर, तो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, हाँ जी, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, इन सबको आप मेजर कर सकते हो ना, तो ये सारी की सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी फर्दर दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन इन दोनों को क्लासिफाई करने के बाद साइंटिस्ट को नजर आया कि भाई एक टाइप की क्वांटिटी मिस हो गई है। कौन सी? तो एंगल मिस हो गए थे, तो उन एंगल को बाद में ऐड किया गया, तो उनको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फर्दर दो टाइप की होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ये क्या क्या होते हैं इन पर हम बात कर लेंगे। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक ना। इसके बाद देखो, अच्छा मैं आपको बताऊं प्लेन एंगल क्या होता है। जैसे मान के चलो कि अगर 2 डायमेंशन में एंगल बताना है थीटा, तो ये तो होगा प्लेन एंगल। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में बताना है 3D में, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपने देखा होगा कि भाई आपके पास एक तरबूज है आपका वाटरमेलन है, अब आपने उसमें से एक पीस कट करवा लिया, तो ये जो 3D में जो एंगल बनेगा ना उसमें चारों ओर, वही एंगल कौन सा होगा? सॉलिड एंगल होगा। ठीक, जैसे आपने एक कोन सॉफ्टी आपने खरीदी, तो उसमें ये जो एंगल बन रहा है ना चारों साइड, उसको बोलोगे सॉलिड एंगल। ठीक, तो प्लेन एंगल होता है बेसिकली लाइंस, दो लाइन के बीच में, और सॉलिड एंगल होता है 3D ऑब्जेक्ट्स में। क्लियर है नाउ? तो ये हो गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। नाउ तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जिनको सिर्फ खुद से मतलब होता है, जो सिर्फ खुद से मतलब रखती हैं, दूसरी क्वांटिटी पर किसी तरह से डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स की होती हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, और ये बहुत सारी होती हैं, मतलब इनफाइनाइट आप इनको बोल सकते हो। जितनी भी क्वांटिटी है बाकी फंडामेंटल के अलावा, वो सारी की सारी कितनी है? वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। चलो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं और उसके बाद हम डायमेंशनल फॉर्मूले सिंबल की बात करेंगे। ठीक, देखो जैसे मान के चलो कि आप यहां पर देख रहे हो फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक ना। तो अगर ये देखो फंडामेंटल क्वांटिटी ये 7 होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इनकी यूनिट लिखी हुई है और ये लिखे हुए उनके डायमेंशनल सिंबल। नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि ये देखो, क्या आपको मास बताना है तो टाइम की जरूरत है? नहीं। जैसे मान के चलो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये बताओ कि दिल्ली टू मुंबई डिस्टेंस कितनी है, मतलब लेंथ कितनी है, तो लेंथ बताने के लिए क्या आप ये कहोगे कि नहीं सर टेम्परेचर बताओ आप तो मुझे? नहीं ना। तो लेंथ बताने के लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, लेंथ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बताइए कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो आप मुझे ये बताओगे नहीं सर आप तो पहले अपना मास बताओ।
नहीं ना। तो ये जो क्वांटिटीज हैं ऐसी क्वांटिटी हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जबकि अगर मुझे एरिया बताना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया को बताने के लिए मुझे लेंथ का पता होना जरूरी है। तो एरिया लेंथ पर डिपेंड करता है, मतलब एरिया दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे अगर मुझे स्पीड बताना है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस क्या है? दूरी क्या होती है? लेंथ। तो डिस्टेंस क्या है, मतलब स्पीड क्या है? स्पीड भी किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे डिपेंड कर रही है। और किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं मैं उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलता हूं। बात समझ में आई? चलिए तो अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एरिया, तो एरिया कौन कौन सी क्वांटिटी से मिलकर बना था? लेंथ से, ब्रीथ से, है क्या नहीं? मैंने आपसे कहा स्पीड, तो आपने कहा सर स्पीड दो क्वांटिटी थी, डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम मतलब टाइम। तो मैंने कहा स्पीड में क्या क्या था? आपने कहा सर लेंथ था और टाइम था। ठीक, तो यहीं पर डायमेंशनल फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी मैंने स्पीड में उसको ओपन करके बताया कि इसमें लेंथ था और टाइम था। इसी तरह से जैसे मान के चलिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ फोर्स मतलब बल मतलब ताकत, फोर्स में कौन कौन से जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है या फोर्स। देखो फोर्स, पहली चीज तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मुझसे पूछे कि ये बताइए कि फोर्स में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना है, तो आप एक तो चीज डायरेक्ट बता सकते हो, बोला सर मास यहां आ रहा है तो इसका मतलब है फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है। अब ये एक्सेलरेशन का नहीं पता, एक्सेलरेशन का नहीं पता, तो आपको फिर इसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ी लेंदी सी हो जाएगी नहीं, ये प्रोसेस थोड़ी लेंदी हो जाएगी। ठीक, तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए हम डायरेक्ट जो है डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि फोर्स जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, कैसे बनेगा ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन चलिए मैं आपसे कहता हूं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-2। तो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कि फोर्स के फोर्स जो है ये मास पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मास आ रहा है इस फॉर्मूले में, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं ना कि फोर्स इन फंडामेंटल मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। ये बात कुछ समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में जो डायमेंशनल, ये जो देख रहे हो, ये एक्चुअल में जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी है। और आप ये जो देख रहे हो ये ऊपर जो पावर -2 है, इस पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। कुछ समझ में आया कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, इसका यूज क्या है? ठीक, नाउ ये डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझे पता होगा तो मैं देखते ही बता दूंगा कि इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। क्लियर? नाउ अब आपको किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनाना है तो उसके लिए आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बस क्या आपको कुछ फॉर्मूले पता हो? क्या पता हो? कुछ बेसिक फॉर्मूले। ठीक, जैसे चलो मैं आपसे कहता हूं कि कुछ बेसिक फॉर्मूले क्या क्या है। जैसे देखो, अगर आपको यहां पर थोड़ा दिखाई दे पा रहा हो वीडियो में तो आप ध्यान से देखना, थोड़ी वीडियो क्वालिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो, 360 से 480 कर लो थोड़े से टाइम के लिए। जैसे एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रीथ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप सारे डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। और देखो फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, हाँ फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, इनकी कोई चॉइस नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो फिर कोई भी आपको इस दुनिया में डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना नहीं सिखा सकता। ठीक, चलिए लेकिन मैं आप बात करूंगा भाई ट्रिक की, कि भाई आप देखते जो है डायमेंशनल फॉर्मूले बना पाएंगे। तो उसके लिए ना आपको गोल्डन रूल पता होना चाहिए। गोल्डन रूल क्या है? देखो जरा, गोल्डन रूल ये है कि फिजिक्स में जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए तो रेडियस, आर्क, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ब्रीथ, ये सारी की सारी जो है लेंथ होती है। लेंथ,
क्यों भाई? देखो, जब भी आप कहते हैं कि भाई ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर एक्चुअल में क्या है? डिस्टेंस है, लेंथ है, दूरी है, तो हमने इसको लेंथ लिख सकते हैं। जब भी मैं कहता हूं ड्रॉ ए आर्क, ऐसे आर्क बनाते हैं ना, तो ड्रॉ ए आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो वो भी सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, तो वो भी लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट बताता हूं, डिस्टेंस बताता हूं, लेंथ बताता हूं, विड्थ बताता हूं, तो ये सारी की सारी क्या है? ये लेंथ ही तो है। ठीक, तो हमेशा याद रखो रेडियस, आर्क, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विड्थ, इन सब का जो फॉर्मूला, इन सबको हम लेंथ लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं कि मुझे किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल सिंबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप कॉपी में ये टेबल बना के रखें, ये टेबल आपको बार बार काम आएगी। ये टेबल बना के रखो, ये टेबल आपको बार बार काम आएगी। देखो, जरूरत पड़ जाए आपको तो देखो, अगर मास का मुझे डायमेंशनल सिंबल पता होना चाहिए। देखो, मास का डायमेंशनल सिंबल होता है कैपिटल एम। इसी तरह से लेंथ का डायमेंशनल सिंबल होता है कैपिटल एल, टाइम का कैपिटल टी। अब टेम्परेचर का टी तो नहीं रख सकते, तो इसको टेम्परेचर का केल्विन रख दिया, या फिर इसको थीटा भी कई जगह लिख दिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर का कैपिटल ए लिखते हैं, एम्पियर इसकी यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल लिखते हैं, MOL शॉर्ट में। ठीक, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला लिखते हैं। कई जगह मोल को कैपिटल N भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो घबराना मत। ठीक ना, कैंडेला को हम CD लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी ज्यादा इंटेंसिटी से इल्यूमिनेट कर रही है, ठीक, चमक रही है ना। तो अब सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं आपको कुछ चीजें, कुछ डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं ना। देखिए कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपसे कहा कि एरिया का फॉर्मूला, सुनना जरा, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आपने कहा सर लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। चलिए, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो देखो, एरिया का जो फॉर्मूला है ये कैसे बनेगा? सबसे पहले चेक करो, क्या ये लेंथ जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी के टेबल में है? हाँ है, लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशनल सिंबल क्या है? कैपिटल एल, तो ये लिख दिया कैपिटल एल। अब ये चेक करो कि क्या ब्रीथ डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, डायमेंशनल जो फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखा है ब्रीथ, चेक करो जरा। नहीं है, नहीं लिखा। तो चेक करो कि ब्रीथ एक्चुअल में क्या होता है। तो आपने कहा सर ब्रीथ तो एक्चुअल में लेंथ ही होती है। ठीक, तो आपने इसको भी क्या लिख दिया? लेंथ। तो एरिया का जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया लेंथ का स्क्वायर। क्या बन गया? लेंथ का स्क्वायर। तो आप इसी को, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, बट आप इसी को MLT के टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि भाई क्या इसमें मास आ रहा है? नहीं, तो आपने इसको लिखा M0। क्या इसमें लेंथ आ रहा है? हाँ, तो L स्क्वायर। क्या इसमें टाइम आ रहा है? इसमें देखो, क्या इसमें टाइम आ रहा है? नहीं, तो ये T की पावर 0। डायमेंशनल फॉर्मूले को हमेशा ML और T की पावर में लिखा जाता है। आप इसमें A भी लिख सकते हो, बोला A0, लेकिन बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप इसको MLT के टर्म्स में लिखें। अगर A फॉर्मूले में आएगा तब हम उसको लिखेंगे। बात समझ में आई? देखो, अभी आपको और क्लियर होंगी सारी चीजें। जैसे इसको हटा दूं ना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, नोट करते जाना साथ में। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक फॉर्मूला बना के दिखाइए, किसका? एरिया के बाद वेलोसिटी का। किसका? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब मुझे चेंज से कोई मतलब नहीं होता, मैं सिर्फ बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि चेंज का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो मैंने इसको लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चेक करो, क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फंडामेंटल क्वांटिटी में कहीं दिख रहा है? देखो, नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था अभी कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कुछ नहीं, लेंथ ही होती है कि नहीं होती? तो देखो जरा, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं लेंथ। और टाइम को क्या लिख सकता हूं? टाइम को देखो, टाइम को लिखा मैंने टाइम, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का आप बनाएंगे फॉर्मूला। तो लेंथ वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल L अपॉन टाइम का डायमेंशनल सिंबल देखो जरा T। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? L। T ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में LT माइनस 1। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला
एम एल और टी के टर्म्स में लिखना है तो चेक करेंगे क्या इस फॉर्मूले में एम आ रहा है, नहीं, तो एम को लिख दिया 0। क्या इस फॉर्मूले में एल है, हाँ, कितना भाई 1, ठीक। क्या इसमें टी है, हाँ, तो एम एल टी माइनस 1। तो इस तरह से आप ये चेक करो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, एल टी माइनस 1। अब देखो, अब इसके बाद झड़ी लग जाएगी डायमेंशनल फॉर्मूला की, देखते ही आंखें बंद करते आपका आंसर आएगा, पलक झपकते आपसे जो है डायमेंशनल फॉर्मूले बनने लगेंगे। देखना खुद से, देखिए जरा। अब क्या करना है मुझे, जैसे मान के चलो कि अगर मैं यहां पर कह देता हूं कि भाई एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बना के दिखाइए, तो सबसे पहले देखो एक चीज तो मुझे पता होना ही चाहिए, क्या, कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब क्या है, मुझे बार बार ये टेबल चेक नहीं करनी, अब तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी तो बनाया था मैंने, क्या बनाया था, एल टी माइनस 1, याद आ रहा है, 5 सेकंड पीछे चले जाओ, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया था अभी। देखो अपॉन में क्या है, टाइम, तो टाइम को मैं क्या लिखता हूं, चेक करो, टाइम को मैं लिखता हूं टी, तो ये हो गया टी। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखना जरा, एल को तो लिखा मैंने एल, अब ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी माइनस 1 लिखा था, अब टी ऊपर चला गया तो एक टी माइनस 1 और हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, एल टी माइनस 2। अब देखना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बन गया एल टी माइनस 2। अब देखना एक बार में आप फोर्स का फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे, चेक करो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो, अभी मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल एम, इस टेबल से देख पा रहे हो। अभी चेक करके बताओ मुझे, 5 सेकंड पीछे जाना बस, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी एल टी माइनस 2 बनाया था, हाँ बनाया था। तो भाई फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या बन गया, एम एल टी माइनस 2 बन जाएगा। अब देखना सिमिलरली अगर मुझे वर्क का बनाना है, किसका बनाना है, वर्क का, तो अगर मुझे वर्क का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखना फॉर्मूला कैसे बनेगा, चेक करो, फोर्स का फॉर्मूला क्या बनाया मैंने अभी, देखो जरा, एम एल टी माइनस 2, और आपको कई बार बता दे कि डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया, एल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क का, चेक करो, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, देखो एल का इंटू एल से तो एल स्क्वायर हो गया, तो बताओ बन जाएगा वर्क का फॉर्मूला। अब जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं पावर का फॉर्मूला बना के दिखा दो, पावर का, तो पावर का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखो जरा, पावर का फॉर्मूला बनाना, पावर, तो पावर का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब जरा आंखें खोल के देखो कि वर्क का फॉर्मूला हमने क्या बना दिया, देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में टाइम। अब टाइम का डायमेंशनल सिंबल चेक करो, टेबल से क्या लिखा है, कैपिटल टी, तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, टी ऊपर जाके एम एल स्क्वायर टी माइनस के 3, तो ये हो गया पावर का। अब चलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको खुद से बनाना है प्रेशर का, तो प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब चेक करो फोर्स का फॉर्मूला क्या, चेक कर लो फोर्स का, भाई फोर्स का देखो अभी तो बनाया है, फोर्स का फॉर्मूला दिख रहा है एम एल टी माइनस 2, तो बस यही फॉर्मूला मैं यहां पे पुट कर दूंगा। फोर्स का फॉर्मूला देखो एम एल टी माइनस 2, ये बन गया। एरिया की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो एरिया का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला हमने एरिया का बनाया था एल स्क्वायर, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ऊपर प्लस का 1 लिखा है, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये बन गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से आप इस दुनिया के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम की जो है प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि आपको कुछ बड़े फॉर्मूले बनाने, तो देखो यहां से हमने ये सारे के सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी देखो स्ट्रेस हमने बना दिया, प्रेशर हमने बना दिया, कोई भी फॉर्मूला बनाना है आप बना सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपको बनाना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला, जैसे कैपिटल जी। अब इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक। बात समझ में आई? जैसे एक्चुअल में क्या होता है कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना बार बार बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेज में, आपके एग्जाम में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा यहां लिखा है, चेक कर लो,
यहां से चेक कर लो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में, ये देखो क्या लिखा हुआ है, फोर्स इंटू, लिखा वही था बस मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन कितने का स्क्वायर, मास इंटू मास, तो मैं मास का स्क्वायर कर देता हूं। अब जरा फॉर्मूला बनाना है आपको, बना के दिखाओ फॉर्मूला, ये आपका टास्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे आपका कमेंट चाहिए, इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। इसका फॉर्मूला कैपिटल जी, देखो फोर्स का फॉर्मूला भी आपने क्या बनाया था, एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस क्या होती है, बोला डिस्टेंस तो लेंथ होती है, डिस्टेंस तो लेंथ होती है, और लेंथ का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो गया एल स्क्वायर। मास का डायमेंशनल सिंबल क्या है, देखो जरा, मास का स्क्वायर तो कैपिटल एम स्क्वायर, तो यहां से चेक करना, ये m से ये m कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा, ये l की जगह क्यूब आ जाएगा और t की जगह -2 हो जाएगा। ये बना दोगे इस तरह से फॉर्मूले, तो बताओ मुझे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है सर के ऐसे फॉर्मूले बनाना सिखा दो मुझे, जैसे कि सर ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो जरा, चार्ज का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला टाइम इनटू करंट, क्या होता है, टाइम इनटू करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अभी चेक करो, चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज इसका फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू टाइम होता है, तो टाइम को तो आप लिख दिया कैपिटल टी, और करंट को क्या लिखोगे, तो यहां से चेक कर लो, यहां चेक कर लो, एक मिनट भाई, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपको कहां से दिखाई पड़ेगा फिर, अच्छा यहां पे जो है ये लिखा हुआ है, चेक कर लो इसको। करंट को आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को, वेट, इलेक्ट्रिक करंट को देखो आप एम्पियर का कैपिटल ए लिख सकते हो, तो बस वही आपको करना है। तो करंट को हम क्या लिख देंगे, कैपिटल ए। तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या बन गया, चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया, ए टी। अब आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, m0, यहीं पे लिख देते हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, m आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा तो 0, l आ रहा है, नहीं आ रहा तो 0। अब देखो t आ रहा है, हाँ t आ रहा है तो लिखो, a आ रहा है तो a लिख दिया। तो इस तरह से करंट का फॉर्मूला बन गया। अब कुछ बच्चों को क्या होता है, बोला सर नहीं मुझे तो वोल्टेज का फॉर्मूला बनाना है। अब वोल्टेज का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले बेसिक, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा देखो, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो देखना क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला तो अभी आपने 1 मिनट पहले बनाया था, ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक। चार्ज का फॉर्मूला देखो आपने अभी बना दिया at, चेक करो, एरो लगा दिया, तो चार्ज का फॉर्मूला बन गया at। अब क्या करेंगे, ml स्क्वायर, देखो जरा t माइनस 2, ये वाला t ऊपर चला जाएगा तो t माइनस 3 हो जाएंगे, और ये देखो a ऊपर चला जाएगा तो a माइनस 1 बन जाएगा। तो वोल्टेज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये बन गया, बात समझ में आई। अब मान के चलो कि आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, देखो जरा कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, मतलब चार्ज अपॉन वोल्टेज, क्या होता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज, चार्ज मतलब Q। तो चार्ज का देखो अभी मैंने क्या बनाया था, AT अपॉन वोल्टेज का क्या बनाया, देखो जरा वोल्टेज का ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 होता है। अब देखो कैसे बनेगा, ये ऊपर भेज दो इसको, m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1 हो जाएगा, l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l माइनस 2 हो जाएगा, t माइनस 3 ऊपर जाएगा तो t प्लस का 3 हो जाएगा, और एक t ऊपर से है तो प्लस का 4 हो गया। अब ये ऊपर जाएगा, a माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और a ऊपर पहले लिखा था तो a स्क्वायर हो गया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये बन गया। बना दोगे अभी फॉर्मूले सारे, तो इस तरह से आप सारे डायमेंशनल फॉर्मूले बना सकते हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के, आप चाहो तो यहां पर ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे फॉर्मूले के, ठीक। ये देखो ये फॉर्मूले हो गए, रेजिस्टेंस का आपको देखो, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये निकाला है वोल्टेज, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I मतलब करंट। अब ये फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, मैं समझ जाऊंगा कि कम से कम आपको कुछ समझ में आया। ट्राई जरूर करना है अपन को, ट्राई करने से डरना नहीं है। बात क्लियर हुई? नाउ आगे बढ़ जाएंगे। अब इस पे जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलता है वो किस तरह से होगा। अभी देखिए हम इस चैप्टर के टाइप 2 पर आ जाते हैं, और यहां से जेई में, नीट में और आपके स्कूल में क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, दबा दबा के पूछे जाते हैं। तो हम 2 क्वेश्चन करेंगे, उन 2 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ढेर
हो जाएंगे आपके। ठीक, तो देखो ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरह का होता है कि आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा और स्टेटमेंट में कहा जाएगा कि आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना है। वो फॉर्मूला टाइम का हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, लेंथ का, मास का, कोई भी हो सकता है। ठीक, तो हमें यहां पर डिराइव करना होता है। अब स्टेटमेंट किस तरह से मिलेगा उसको एक बार समझ लो। देखो जैसे यहां पे लिखा है इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है कि भाई एक चक्कर वो कितने टाइम में पूरा करता है, ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है इफेक्टिव लेंथ और एक डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बनाना है डायमेंशनली। ठीक, तो हम इसको कैसे करते हैं तो इसको ना यहां पे ऐसे करा करो कि सबसे पहले ये मेथड है, ये फॉलो करना पड़ेगा आपको स्टेप कि टाइम पीरियड है किस पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड करने के लिए हमने लगाया प्रोपोर्शनलिटी साइन। ठीक, डिपेंड कर रहा है दो चीजों पे, एक तो लेंथ पे तो हमने लेंथ को लिखा L और एक डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो सिंबल होता है ये होता है स्मॉल g। ठीक, नाउ अभी आपको क्या करना है कि ये देखो सबके ऊपर पावर लगा दोगे। पहले तो इसको आपने ओपन करा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k। ठीक, और यहां पर क्या भाई L और G एज इट इज लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि आप इनके ऊपर पावर्स ऐड करते हैं। ये मेथड है, तो लेंथ के ऊपर आपने पावर लगा दी A और इसके ऊपर पावर लगा दी आपने B। अब इसके बाद आप यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे तो देखो जरा, डायमेंशनल फॉर्मूला में चेक करो कि ये क्या है, ये टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड में आपने क्या लिख दिया? कैपिटल T। टाइम का फॉर्मूला क्या है? T, तो आपने T लिख दिया। अभी कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो आपने कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? लेंथ की जगह आपने सिर्फ L लिखा। और ये चेक करो कि यहां पर लेंथ के ऊपर पावर कितनी है। आपने कहा लेंथ के ऊपर पावर है A, तो आपने एज इट इज A रख दिया। अब G चेक करो, जी क्या होता है? देखो आपने किसको लिखा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब ग्रेविटी के कारण हो या किसी और चीज के कारण, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ना। ये जी क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप मुझे बताओ कि आपने क्या पढ़ा है। तो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है LT-2। क्या पढ़ा है? LT-2। और पावर कितनी है? देखो इसके ऊपर B। बस खत्म खेल। अब इतना करने के बाद अब आप इन पावर को करेंगे कंपेयर। पावर को कंपेयर करेंगे अभी आप। तो कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग पावर। अब आप पावर को कंपेयर करेंगे तो देखो पहले चेक कर लेते हैं m तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो m की पावर कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। इस पूरे में L, देखो L आ रहा है। चलिए तो यहां पे चेक करो, क्या यहां पे L है? नहीं, तो L की पावर क्या हो गई? 0। ठीक, L है ही नहीं तो L की पावर 0 है। अब चेक करो यहां पे L है क्या? हाँ, तो L के ऊपर पावर कितनी है? बोला सर 1 है। ठीक, तो 1 का इंटू A से, तो ये हो गया A। अब देखो इसके बाद क्योंकि ये पावर सारी इंटू में है ना तो ऐड हो जाएंगी। पावर इंटू में होती है तो प्लस हो जाती है। ठीक, ये L के इंटू में ये है। चलिए तो ये देखो हमने लगा दिया प्लस। अभी L के ऊपर यहां पे चेक करो पावर है, हाँ 1, और ये पावर 1 का इंटू B से, तो ये हो गया A प्लस B। इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद चेक करो, अब इसके बाद T की पावर कंपेयर करते हैं। L की हो गई, अब T की। T आ रहा है, हाँ, तो T के ऊपर पावर कितनी है? बोला 1। अब चेक करो क्या यहां पे T है? नहीं, तो लिखने की जरूरत, देखो क्या A के अंदर T है? नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने लिखा यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो क्या यहां पे T है? हाँ, T के ऊपर कितनी पावर है? बोला -2 और -2 का इंटू B से, तो -2B। तो अभी यहां से आप क्या करेंगे कि अगर आप यहां चाहें B की वैल्यू निकालें तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें B की, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 इज इक्वल टू A की जगह पे कितना? A, और B की जगह पे -1/2। तो अगर आप यहां से A की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी A इज इक्वल टू प्लस का 1/2। ठीक, तो बस इतना काम करने के बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे। इतना काम करने के बाद आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया, ये बनाया था ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो T इज इक्वल टू K की जगह पे K, L की पावर कितनी है? L की पावर है A, तो L की पावर है A की वैल्यू कितनी? 1/2। ठीक,
और g की पावर देखो जरा कितनी है, तो g की पावर है b, सॉरी g की पावर है 1/2, चेक करो g की पावर है b और b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, तो k लिखा, l की पावर 1/2 और 1/2 पावर का मतलब होता है रूट। अब देखो g की पावर -1/2, माइनस है तो अपॉन में चला जाएगा, लेकिन पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है रूट। तो यहां पर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू k रूट L अपॉन G, ये बन गया इसका फाइनल फॉर्मूला। तो ऐसे आप फॉर्मूले बना सकते हैं सभी क्वांटिटीज के। आप इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बाकी सारे ना आपको ऐसे ही करने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो भी क्वांटिटी जिस पे डिपेंड, जैसे मान के चलो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी साइन बना दोगे, डिपेंड्स ऑन तो इसके जगह प्रोपोर्शन बना दोगे, उसने कहा कि भाई लेंथ, तो यहां पे लेंथ लिख दोगे, उसने कहा मास, तो यहां पे मास लिख दोगे, सबके ऊपर एक एक पावर लगाओगे, कंपेयर करोगे, पावर को वैल्यू निकालोगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा के दिखा रहा हूं, तो यहां पर आपका क्लैरिटी हो जाएगी। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नीट और जेई का, मैं लिख देता हूं यहां पे कि ये क्वेश्चन नीट और जेई का फेवरेट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं, बड़ा ही जबरदस्त सा ये क्वेश्चन है, ठीक। इसके दूसरे मेथड भी होते हैं, लेकिन हम एक ही मेथड से अगर चिपके रहेंगे ना, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। इसी की प्रैक्टिस करो, सबसे आसान भी है। देखिए जरा, क्योंकि दूसरा मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता ना। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि फोर्स, लेंथ और टाइम, ये फंडामेंट, देखो अभी फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं होता ना, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि फोर्स भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाए, लेंथ और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाए, तो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर में फोर्स मिलेगा, लेंथ मिलेगा और टाइम मिलेगा, ठीक। तो देखिए हम इसको हर बार की तरह करेंगे कि मास डिपेंड कर रहा है, देखो ऐसे लिखेंगे, मास डिपेंड कर रहा है किस पे, फोर्स पे, लेंथ पे और टाइम पे। तो भाई मास के यहां पर जो है ना k आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और f के ऊपर पावर a, l के ऊपर पावर b और t के ऊपर पावर c। नाउ अब मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, यहां पे क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m है, ठीक है। नाउ इसके बाद अब देखो कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। इसके बाद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, mLT-2 बना दिया सर, ठीक। नाउ इसके ऊपर पावर कितनी लगी है, बोला a। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l है, ठीक, और इसके ऊपर पावर क्या है, b। t का t है, ठीक, और इसके ऊपर सिंबल पावर क्या है, c। कुछ भी नहीं करना, पावर को कर दो कंपेयर, सबकी पावर को कंपेयर कर दो, ठीक। कैसे करेंगे पावर को कंपेयर, तो चेक करना, m के ऊपर पावर कितनी है, m के ऊपर पावर है 1, m की पावर कंपेयर कर रहे हैं। यहां पे m के ऊपर पावर कितनी है 1, और 1 का इंटू a से, तो ये हो गया a, ठीक। नाउ अब इसको क्या यहां पे m है, नहीं तो नहीं लिखना, क्या यहां पे m है, नहीं तो नहीं लिखना, तो a की वैल्यू आ गई 1। नाउ अब पावर कंपेयर करो, देखो पहले करते हैं पावर m की कंपेयर, फिर करते हैं l की, फिर करते हैं t की। तो क्या यहां पे l है, नहीं तो 0 लिख दो। क्या यहां पे l है, हाँ, l के ऊपर पावर 1 है, 1 का इंटू a से, तो a लिख दिया। क्या यहां पे l है, हाँ, l के ऊपर पावर 1 है, 1 का इंटू b से, तो b लिख दिया। क्या यहां पे l है, नहीं तो नहीं लिखा, तो 0, ठीक। तो चेक करो यहां पे, अब a की वैल्यू 1 निकाली थी, तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू 1 निकाली थी, तो ये हो गया 1 प्लस b, तो b की वैल्यू आ गई यहां पे -1 आ गई। नाउ अब देखो c, चेक करो mLT, अब t की पावर कंपेयर, तो क्या यहां पे t है, नहीं तो 0। चलिए क्या यहां पे t है, हाँ, कितनी पावर है, -2 का इंटू a से, तो -2a। चलिए प्लस, क्या यहां पे t है, नहीं तो कुछ मत लो। क्या यहां पे t है, हाँ, पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू c, तो प्लस c। 0 इज इक्वल टू -2, a की पावर वैल्यू कितनी, देखो वो वहां से निकाली है 1 प्लस c, तो यहां पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2, बस, ठीक है, खत्म करो। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो m इज इक्वल टू, k तो कांस्टेंट है, हटा देंगे, कोई बात नहीं है। अब देखो, तो लिखा छोड़ देते हैं भाई, k लिख दिया, ठीक। नाउ f के ऊपर पावर कितनी है, देखो f के ऊपर पावर कितनी, a, तो a की वैल्यू 1, इसके ऊपर पावर कितनी b, तो इसकी देखो कितनी हो गई, b की वैल्यू -1, और t के ऊपर पावर कितनी c की वैल्यू क्या है +2। तो यहां पर आप चेक करेंगे कि मास का जो फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ FLT, ये हो गया F1 और उसके बाद L -1 और T +2,
तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूले का दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही जबरदस्त है। अभी देखना, इसको मैं सेम क्वेश्चन को बहुत सिंपल से 2 स्टेप में कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कई बार ऐसी क्वांटिटी हो सकती है कि उसका फॉर्मूला आपको ना पता हो, तब क्या करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया। अदरवाइज क्या हो सकता है ना, जैसे मान के चलो कि यहां पर आपको क्वेश्चन मिला है, ये देखना कि यहां पर आपको क्वेश्चन मिला है कि आपको ये जो मास है ना किस पे डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, लेंथ पे और टाइम पे। तो अब देखना आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन के अंदर एल और टी दोनों आ जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो कि फोर्स का फॉर्मूला, चलो फोर्स को तो आपने एफ लिखा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नाउ एम को आपने लिखा एम, ठीक, लेकिन क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला ना कि एक्सेलरेशन ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं, तो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओपन कर दिया, क्या होता है एल टी माइनस टू, ठीक, चलिए, और उस एल टी माइनस टू को आपने भेज दिया नीचे, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू और इज इक्वल टू में क्या है एम, ठीक ना। लेकिन क्या है, आप इसको ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा एफ, एल के ऊपर पावर -1, टी के ऊपर पावर +2। तो आप सिंपल क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि लेकिन कई बार ये सिचुएशन फेल हो जाती है, तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करें, ठीक, बात समझ में आ रही है। चलिए, होमवर्क के लिए मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं, आप इस एक क्वेश्चन को यहां पर जरूर से करके बताएं, चेक करो कि इसका आंसर शॉर्ट तरीके से आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, और इसको आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस इन द कमेंट सेक्शन। देखो, कमेंट करके आपको बताना है, यह आपका होमवर्क है, ठीक। चलिए, तो अभी जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक मिल जाता है दैट इज डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि आप हमेशा सेम क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और जो अलग अलग क्वांटिटी होती है ना अलग अलग टाइप की, आप उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हो, लेकिन अलग अलग क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं भाई 5 kg और 5 kg कितना होता है, तो आप बता दोगे सर 10 kg होता है, लेकिन मैं आपसे कहूं 5 kg और 5 किलोमीटर क्या होता है, तब हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि केजी अलग क्वांटिटी है और किलोमीटर अलग क्वांटिटी है। मैं आपसे कहता हूं 5 किलोमीटर प्लस 5 आर, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं ना 5 किलोमीटर पर आर, तो हमें समझ में आ जाएगा। तो यहां से आपको 2 चीजें समझ में आनी चाहिए कि मैं सिर्फ सेम टाइप की क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है कि x प्लस बी या प्लस सी माइनस टी, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हो कि इन सभी के बीच में आपस में प्लस माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इन सब की क्वांटिटी कैसी है, सेम है। लेकिन x अपॉन b लिखा है, तो हो सकता है ये क्वांटिटी अलग अलग हो, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी डिवाइड तो हो सकती है, ठीक। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है जरा यहां पर देख लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टाइप है ये पैटर्न का, ठीक है। देखो, तो अभी यहां पर एक इक्वेशन मिल गई आपको, और इस इक्वेशन में लिखा हुआ है p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब यहां पर देखो p क्या है, p पावर है, क्वेश्चन में लिख के देगा कि p क्या है, p पावर है, क्वेश्चन में लिख के दिया t क्या है, t टाइम है, x क्या है, x डिस्टेंस है। तो a और b क्या है, तो a और b क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि भाई ये कांस्टेंट है। अब आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इफ p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 वेयर a b इज कांस्टेंट, x इज डिस्टेंस, p इज पावर एंड t इज टाइम, देन फाइंड फॉर्मूला फॉर या फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b, ये मिल जाएगा। अभी देखो यहां पर क्या है, तो सबसे पहले अब इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो पहले आप एक काम करो कि इनको मल्टीप्लाई वगैरह में फेंक दो, ठीक। चलिए, या हम वैसे भी समझ सकते हैं कि आपको a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। गॉट, नाउ अभी देखो करेंगे क्या, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p इंटू 80 हो गया, p क्या है देखो पावर, ठीक, इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर मैं इनको भी एक साइड कर दूं तो ऐसा हो जाएगा p इंटू 80 प्लस, सॉरी b इस साइड आ जाएगा तो b माइनस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन पता पड़ गया कि कौन कैसा कैसा है। तो देखो यहां पे एक्स स्क्वायर और b,
इन दोनों बीच में माइनस प्लस साइन लगा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर और बी जो है ये सेम टाइप की क्वांटिटी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सेम टाइप की क्वांटिटी है, तो हम ऐसा बोलेंगे ना, या सेम क्वांटिटी है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो जरा, बी और एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो चेक करना एक्स क्या है, डिस्टेंस। एक और करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो डिस्टेंस का डायमेंशन सिंबल क्या होता है, एल, और ये एल स्क्वायर। और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना था, तो क्या बन गया, एल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं m0 एल स्क्वायर और t0। ये बी का डायमेंशनल सिंबल या डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब मुझे ए का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना है, तो देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो ये PAT, P यहां पे पावर है, T टाइम है, और A की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि उसने बोला है फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड B। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि PAT तो पूरा इनटू में, ठीक, तो इनटू में तो अलग अलग होता है ना, तो PAT और B, या सिंपल में एक्स स्क्वायर ले लेता हूं। तो PAT और एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच में माइनस प्लस लगा है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इंटू A इंटू T इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर। इनके बीच में कोई रिलेशन है ना, ठीक ना। तो क्या करेंगे, P देखो, P क्या बोला है, पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर T-3 इंटू टाइम को हम लिख सकते हैं कैपिटल T, ठीक, चलिए, और A को हमने लिखा A, और एक्स स्क्वायर को हमने देखो क्या लिखा, L स्क्वायर, ठीक, चलिए। तो यहां से जो फॉर्मूले वगैरह बनेंगे वो क्या बनेंगे कि देखो, यहां से A को हमने छोड़ दिया यहीं पे, और ये क्या बन गया, M की जगह M, L स्क्वायर की जगह L स्क्वायर, और T-2 इंटू A इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब यहां पे आपने, सॉरी A तो मैंने पहले लिख लिया ना, चलो हटा देता हूं ना। तो देखो A इज इक्वल टू L स्क्वायर को आपने यहां लिखा, और ये क्या बन गया, ML स्क्वायर T-2 हो जाएगा। चलिए, अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप सिंपल ये देखो, M, L स्क्वायर से L स्क्वायर की पावर कट जाएगी, तो M ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, L के ऊपर कोई पावर नहीं बची, L तो पूरे कैंसिल हो गया, और T की पावर हो गई माइनस से +2। तो A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, ये बन गया M-1 L0 और T+2। चलिए, समझ में आया कुछ, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, छोटा हो गया, चलिए, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा, बस, ठीक है ना। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, इसके बाद सारे टाइप इसके खत्म हो जाएंगे बिल्कुल जड़ से। देखिए जरा कैसे करना है इसको। अब आपको यहां पर क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि देखो, ये इक्वेशन मिल गई, और इस इक्वेशन में कह दिया कि P प्रेशर है, A और B कांस्टेंट है, T टाइम है, V वॉल्यूम है, R आपका जो है रिडबर्ग कांस्टेंट होगा, T टेम्परेचर होगा। ये सारी चीजें यहां पे लिख के दे दी, और क्या बोल दिया, और आपसे बोल दिया कि भाई A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B, ये बोल दिया, ठीक। अभी देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो P प्रेशर है, पहले तो आप ये बताओ कि आपको किस किस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बोला सर A का निकालना और B का निकालना है, ठीक। तो यहां पे V क्या है, तो V वॉल्यूम लिख के दिया है, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला पता होता है। तो क्या करेंगे, यहां पे चेक करो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जिनके बीच में प्लस या माइनस साइन लगे हैं उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो देखो V और B के बीच में डायमेंशन, V और देखो, बोला सर इसको सेपरेट नहीं करना, क्या कर सकते हो, लेकिन वो अपने आप ही सेपरेट है। RT को यहां लेके आओगे तो जो है क्या हो जाएगा, माइनस का, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये अपने आप ही है ना। तो देखो, तो हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किस किस का, बोला V इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B। अब V क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो L3। तो B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, L3। पूरा लिखेंगे तो आप MLT के टर्म्स में लिख सकते हो। अब देखो यहां पे, अब चेक करना कि P और A/V स्क्वायर, ये P क्या है, प्रेशर, इस बार प्रेशर बोला है P को, तो प्रेशर और A/V स्क्वायर, इनके बीच में प्लस लगा है ना, तो इसका मतलब है कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला और A/V स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 T-2। अब तो आप बनाना सीख गए होंगे।
ए क्या है, ए को हमने ए लिखा, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, तो पावर है 2, तो ये हो जाएगा L6, हो जाएगा ना। चलिए देखो जरा, हाँ बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर ये किया है वॉल्यूम का एल क्यूब होता है और वॉल्यूम को पावर 2 है, तो ये एल क्यूब हो गया। तो आप इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा ये हो जाएगा m, ये L6 यहां जाएगा तो पावर बचेगी L5 T-2, और ये हो गई a की डायमेंशन फॉर्मूला। तो a का फॉर्मूला भी बना दिया और b का फॉर्मूला भी बना दिया। तो इस तरह से आपके ये सारे फॉर्मूले, डायमेंशनल फॉर्मूले से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे इस वीडियो में कहता हूं। आपको इस तरह की जितनी वीडियोस अपलोड करी जाएंगी उनको देखिए, आप ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया तरीके से खत्म कर देंगे। मुझे सिर्फ आपसे 2 काम करवाने हैं। एक तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपकी डिमांड क्या है, आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है और किस तरीके से चाहिए। और ऐसे डिटेल्ड वीडियो, इसी तरह की वीडियो, शॉर्ट वीडियो, 1 शॉट वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकॉन को हिट कर। तो अभी हम आ जाते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट एंड इट्स मेथड। तो बेसिकली मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का हिंदी मीनिंग तो है नापना। अब नापना मैं फिजिक्स में किसे बोलता हूं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, मैंने कहा एक काम करो इस लाइन को ना मेजर करके बताओ, नाप के बताओ। तो आप गए, आपने एक स्केल ली और स्केल से जो है देखा कि भाई ये लाइन तो ना 20 सेंटीमीटर की हो रही है। तो आपने क्या किया, इस लाइन को स्केल से मिलाया, बोला ये 20 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरह से मैंने क्या किया कि मैंने कहा आपने रूम को मेजर करके बताओ। तो आपने क्या किया, एक इंची टेप लिया और इस इंची टेप से इसको नापा, बोला सर ये मेरा रूम ना, इसकी लेंथ 10 फीट है और इसकी ब्रेड्थ भी, या कहूं दूसरी साइड भी इसकी 10 फीट है। हाँ, तो आपको ये समझना है कि आप बेसिकली मेजरमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं, आप मेजरमेंट के नाम पे कंपेयर कर रहे हो अपनी लेंथ को किसके साथ, एक फिक्स स्टैंडर्ड के साथ, जैसे कि स्केल के साथ या कहूं इंची टेप के साथ। इसी तरीके से मान के चलिए आप चक्की पे गए, आपने आटा पिसवा लिया है, अब आपने आटे को तौलना है, तो क्या करोगे, एक साइड आपने आटा रखा और दूसरी साइड आपने बांट रखा, बांट समझते हो तराजू वाला, तो आपने दूसरी साइड बांट रखा। तो आपने कहा 5 केजी का रखा, 10 केजी का रखा, 15 केजी का रखा। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई तीनों मिला के ना 30 केजी हो गया, और 30 केजी बांट हो गए, 30 केजी आटा हो गया, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, है क्या नहीं। तो कहने का मतलब है आपने आटे को भी क्या किया, बांट के साथ कंपेयर किया। हाँ, तो कहने का मतलब यह हुआ कि मेजरमेंट जो है एक मेथड है जिसमें हम कंपेयर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक फिक्स स्टैंडर्ड के साथ। क्लियर है नाउ। और जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान के चलो, मैंने कहा भाई ये बताओ आटा कितना निकला, आपने कहा 10 निकला, है कि नहीं। तो अब ये 10 क्या होता है, 10 किलो, हाँ 10 पसेरी, पसेरी मतलब 10 into 5, हाँ मतलब 50 किलो या 10 ग्राम, कितना, है कि नहीं। तो 10 निकला, ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 10 केजी, 10 केजी। बात समझ में आई। तो अगर मैंने कहा ये बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है या उस रूम की लेंथ कितनी है, आपने कहा 50 है, तो 50 से क्या पता पड़ेगा, 50 फीट है, 50 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है, क्या है कि नहीं। तो अगर मैं किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे हमेशा उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि भाई उसके पास क्या हो जाए, उसके पास 2 चीजें हो, क्या क्या, एक तो हो वैल्यू, क्या हो, एक है वैल्यू। इस वैल्यू क्या है, नंबर है बेसिकली। तो एक तो किसी भी क्वांटिटी को जब मैं रिप्रेजेंट करूं तो उसके पास 2 चीजें होना चाहिए, एक होना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चीज होना चाहिए उसके पास यूनिट। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो मैं सही से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली एक चीज और याद रखो कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिलाकर के एक नया टर्म बनता है फिजिक्स में जिसको मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड। क्या बोलता हूं, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज का अमाउंट कितना है, किसी भी चीज का अमाउंट कितना है। क्लियर हुई बात। नाउ अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और ये जानेंगे कि भाई ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है क्या इसका भी कोई रिलेशन होता है, तो आपको समझना है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, बिल्कुल रिलेशन होता है। तो देखो टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू नो 2 थिंग्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। हमेशा याद रखो कि देखो आपने रिप्रेजेंट किया फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके साथ क्या है, यूनिट।
क्लियर। नाउ हमेशा याद रखिए कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द यूनिट। याद रखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। अगर याद रखो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट छोटी होगी, यूनिट छोटी होगी, और अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होगी, छोटी होगी। क्लियर है। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर 2-3 एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास ना, मैं यहां लिख देता हूं 1000 किलोमीटर। क्लियर है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं 1000 किलोमीटर। इसके बाद मैंने लिख दिया यहां पे भाई या मैं सिंपल चलो ऐसे लिखता हूं 1 किलोमीटर, आगे लिख दिया 1000 मीटर, आगे लिख दिया 5 कितनी 5, हाँ जी 50 हो गई सेंटीमीटर। नाउ तो अभी आप ये देखो 1 किलोमीटर, या फिर कहूं 1000 मीटर, या फिर कहूं 1,00,000 सेंटीमीटर, तो आप ये देखेंगे तीनों वैल्यू बराबर है। 1 किलोमीटर को ही तो हम क्या बोलेंगे 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो भाई 2 जीरो और आ गई, तो ये हो गया 1,00,000 सेंटीमीटर। तो आपने यहां पे क्या देखा, आपने यहां पर ये देखा कि भाई 1 किलोमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, लेकिन यूनिट कैसी है, इसमें यूनिट बड़ी है। समझ गए, अगर बड़ी यूनिट है किलोमीटर तो देखो नंबर छोटा है, लेकिन आप थोड़ा सा और नीचे आ गए तो आपने देखा कि इसकी यूनिट थोड़ी छोटी है, या कहूं कि इसकी यूनिट सबसे छोटी है इन तीनों में, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है। तो इसमें क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी हो गई, और यूनिट कैसी हो गई, यूनिट सबसे छोटी हो गई। बात समझ में आ रही है। चलिए तो आपने क्या पढ़ा, हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर विल बी द यूनिट, और वाइस वर्सा। क्लियर हुआ। नाउ आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हम जानेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में। देखिए आप समझते हैं कि अगर मुझे किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना है क्वांटिटी को, तो उसके लिए यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। विदाउट यूनिट हम उस चीज को ना ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो यूनिट बेसिकली जो है, पहले 3 यूनिट का हम इस्तेमाल करते, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट का हम इस्तेमाल करते थे। जो पहला सिस्टम है जो कि है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एफपीएस सिस्टम, और तीसरा है एमकेएस सिस्टम। और आज हम इंटरनेशनल सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। इन सिस्टम की प्रॉब्लम क्या थी वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनको समझ लेते हैं। देखिए जो पहला सिस्टम है ये सीजीएस सिस्टम है, ये फ्रेंच सिस्टम है। इसमें क्या था कि डिस्टेंस को, मतलब लेंथ को बताया गया सेंटीमीटर में। अगर मास मेजर करना है या मास को रिप्रेजेंट करना है तो आप ग्राम में बोलोगे, जैसे हम बोलते हैं आज 5 किलोग्राम बेसिकली, तो आज हम किलोग्राम में बोलते हैं। तो फ्रेंच सिस्टम में क्या ग्राम में बोलेंगे, और टाइम अगर बताना है तो सेकंड में बताएंगे। इसी तरीके से जो ब्रिटिश सिस्टम है ये है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस में डिस्टेंस को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में बताया जाता है। क्लियर है। नाउ इसके बाद एमके सिस्टम जो है ये फिर से फ्रेंच सिस्टम है। इसमें क्या है कि भाई इसमें जो डिस्टेंस है वो मेजर करी जाती है मीटर में, मास बताया जाता है किलोग्राम में, और टाइम बताया जाता है सेकंड में। क्लियर है। अभी क्या हुआ, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। अभी इन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि देख रहे हो कि फ्रेंच में कोई और सिस्टम है, ब्रिटिश में कोई और सिस्टम है, किसी और कंट्री में चले जाओगे तो मेजरमेंट का कोई और ही सिस्टम है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इंडिया में अगर आपको डिस्टेंस बतानी है तो कोई बता देगा भाई 7 कोस की परिक्रमा है, कोई बता देगा भाई 4 कदम ही तो चलना है कि नहीं। इसके बाद अगर खेत बताना है तो आप कोई कह रहा है भाई मेरे पास तो 5 बीघा खेत है, कोई कह रहा है मेरे पास इतने एकड़ खेत है, कोई बोल रहा है भाई मेरे पास तो इतने हेक्टेयर हैं। तो कहने का मतलब है कि जो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने की बहुत सारी यूनिट होती हैं, लेकिन ये यूनिट आप जैसे मान के आपने कहा मेरे पास जो है ना 10 बीघा खेत हैं। अब अगर आप अमेरिका चले जाओगे या बांग्लादेश चले जाओगे तो हो सकता है बीघा नहीं समझ पाएंगे लोग, 100% नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी भाषा में उसको कुछ और कहते होंगे। तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो हर जगह हर कंट्री में चलता हो और वो सबके लिए एक हो, तो उसको हमने बोला इंटरनेशनल सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम। ये जो एसआई सिस्टम है बेसिकली 1971 में अडॉप्ट किया गया। इस सिस्टम में जो मास है एमके सिस्टम का ही फॉर्म है। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, मोल को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। इस सिस्टम में जो आप अभी तक जान चुके हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती है जिसको हम बेस यूनिट बोलते हैं, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम बढ़ जाएंगे तो आज हम यही सिस्टम हर जगह
यूज करते हैं। देखिए किसी चीज को अगर मेजर करना है तो उसको दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब आपने डायरेक्ट स्केल ली, इंची टेप लिया और उसको मेजर कर लिया, वो तो हो गया डायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड जैसे मान के चलो मून को मेजर करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि चलो मैं तुम्हें उठा के फेंक देता हूं, मून पे जाओगे और वहां से इंची टेप लटका देना, मैं नाप लूंगा। ऐसे तो हम मेजर नहीं कर सकते मून की डिस्टेंस। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो हमें वहां पर फिजिक्स की मदद लेनी पड़ेगी, कोई इनडायरेक्ट मेथड ढूंढना पड़ेगा। बोला मून का जो एक काम करते हैं, मून का वजन कर लेते हैं, कितना जो है ओवरवेट तो नहीं हो गया कहीं, ये है कि नहीं। तो कहने का मतलब है आप गए, बोला चलो तराजू ले चलते हैं। तो आप तराजू लेके गए, चले जाओगे, मेजर कर लोगे, नहीं मेजर कर पाओगे ना। तो ऐसी कंडीशन में जिस चीज को हम फिजिकली जो है मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जो कि होता है हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूले पर बेस्ड, जो कि होता है हमारे फिजिकल फॉर्मूले पर बेस्ड। क्लियर हो गया नाउ। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम आगे बढ़ेंगे, और इनडायरेक्ट मेथड तो मेजरमेंट के बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड जो हमारे स्कूल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज पैरालैक्स मेथड। अब ये पैरालैक्स मेथड क्या होता है, तो बेसिकली ये ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम प्लैनेट्स की, फार लोकेटेड स्टार की, मून की डिस्टेंस को आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड का एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इस पैरालैक्स मेथड में पैरालैक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है एपेरेंट शिफ्ट। एपेरेंट का मतलब होता है लगना, और शिफ्ट का मतलब होता है पोजीशन बदलना। तो जैसे मान के चलिए इस फिंगर को, पैरालैक्स का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि इस फिंगर को अगर मैं एक बार इस आंख से देखूं और एक बार इस आंख से देखूं, तो मुझे लगेगा कि भाई ये फिंगर अपनी पोजीशन में शिफ्ट कर रही है। इसको मैं बोलता हूं पैरालैक्स। तो पैरालैक्स मेथड में भी क्या होता है कि किसी स्टार को, किसी प्लेनेट को दूर से, मतलब जो है अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट से देखा जाता है। चलिए, तो यहां पर मान के चलो ये मेरे पास एक प्लेनेट है P, और मुझे अगर इसकी डिस्टेंस को मेजर करना है, तो मैं अर्थ के एक बार इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को, मतलब एक बार इसको अर्थ से यहां से ऑब्जर्व करूंगा, ये वाले एंड से, और एक बार अर्थ के ये वाले एंड से इसको ऑब्जर्व करूंगा। इस प्लेनेट को मुझे मेजर करना है। क्लियर है ना। तो अभी आप क्या देखेंगे कि भाई यहां से आपको एंगल समझ नहीं आएगा। तो इस पैरालैक्स मेथड में एंगल को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत पीछे, इस स्टार के बहुत बहुत ज्यादा पीछे, एक मतलब इस प्लेनेट के या इस ऑब्जर्वेटरी या कहूंगे इस ऑब्जर्वेशन प्लेनेट के काफी दूर एक स्टार होता है। हम उस स्टार को ऑब्जर्व करते हैं, उस स्टार को देखते हैं। उस स्टार को क्यों देखते हैं, क्योंकि देखो ये स्टार कहां है, बोला बहुत बहुत दूर है। तो जब कोई स्टार या कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर होता है, तो उससे आने वाली लाइट एकदम स्ट्रेट या कहूं पैरेलल होती हैं। तो अगर ये मैं स्टार को ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे एक स्ट्रेट रे मिल जाएगी, जिसके साथ में एंगल कंपेयर कर सकता हूं इस वाले लाइन का। बात समझ में आई। तो यहां पर भी हम दूसरे एंड से भी स्टार को देखेंगे, और स्टार को क्या करेंगे, भाई सीधी लाइन दिख रही है, तो यहां से ये भी हमारे एंगल देखने काम आ जाएगा। तो हमने इसको बोला एंगल θ2। क्लियर हुआ नाउ। अब मुझे यहां पे एंगल θ1 मिल गया, यहां एंगल θ2। तो इस तरह से जो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये θ1 है तो ये वाला भी θ1, और ये θ2 है तो ये वाला भी θ2। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि पूरा एंगल कितना हो गया ये, तो पूरा एंगल यहां पर ये जो है ये हो जाएगा आपके पास θ, जो कि थीटा जो होता है ये बराबर होता है θ1 प्लस θ2 के। बात समझ में आई। चलिए, अच्छा यहां पर जो एंगल निकालने का, अब हम इस मेथड में ये तो हो गया प्रोसीजर। अब हम मेजरमेंट कैसे करते हैं उसको समझ लो। तो फॉर एग्जांपल ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल पैरालैक्स मेथड में सिंपल सा एक जो है फॉर्मूला लगता है, जो कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अर्थ के मैंने दो पॉइंट से इस प्लेनेट को ऑब्जर्व किया, एक बार यहां से एक बार यहां से। यहां से एंगल बना θ1 और यहां से एंगल बना θ2। अगर ये θ1 है तो ये वाला भी θ1, और ये θ2 है तो ये वाला भी θ2। इस तरह दोनों को मिलाकर अगर मैं बोलूंगा तो ये हो जाएगा एंगल θ, और θ इज इक्वल टू क्या होता है, θ1 प्लस θ2। जैसे मान के चलो अगर ये वाला एंगल 30 हो गया, 30, ये वाला 30, तो ये θ जो हो जाएगा दैट विल बी 30 प्लस 30, और ये θ हो जाएगा दैट विल बी 60 डिग्री। क्लियर है नाउ। अभी आपको हमेशा याद रखना है कि भाई ये जो है ये वाली लाइन को क्या बोलोगे, इसको आप बोलेंगे रेडियस। ठीक, एंगल इज इक्वल टू एंगल ये हो गया, रेडियस ये हो गया। फिर आर्क क्या होगा, तो बेसिकली आर्क ये देखो, जिन दो पॉइंट से आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी आप उसको बोलेंगे आर्क। तो अगर आप अर्थ के दो पॉइंट्स देख रहे हैं, तो ये जो
अर्थ का जो डायमीटर होता है आप उसको आर्क बोलते हैं, समझ गए? यही तो है आर्क, यही तो है आर्क, समझ गए? तो अर्थ के डायमीटर क्या बोलते हैं आप? आर्क। कब? जब आप अर्थ के दोनों पॉइंट से ले रहे हैं, टेक नाउ। लेकिन अब मून क्या होता है ना, मून पास में, चलो मून की बात बाद में करेंगे। तो देखिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस तो वही डिस्टेंस होगी, लेकिन एंगल की हम बात करें तो एंगल हमेशा किस में लेना है? एंगल हमेशा लेना है एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। तो एंगल को आपको हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी क्या होता है, जैसे मान के चलो कि अगर कोई बहुत दूर स्टार है तो उसको तो मैं अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात करें मून की तो हम मून को ना अर्थ के सिर्फ एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये मेरे पास मून है और ये है अर्थ, नीचे की साइड ये अर्थ है, ठीक। तो अभी जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ दोनों एंड पे ही जाऊं, सिर्फ एक ही पोजीशन से मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो भी चलेगा। इस एंगल को थीटा बोल दिया, ठीक। और ये हो गई डिस्टेंस जो कि है हमारी रेडियस, जिसको हम रेडियस कंसीडर करेंगे, और जो मून का जो डायमीटर होगा इसको हम फॉर्मूले में आर्क रखेंगे ना। अभी आप समझो, तो ऐसा मेथड होता है मून के लिए। लेकिन आपको क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट मिलेगा ऐसे भी मिल सकता है कि आपने मून को ही दो अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व किया, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखो कैसे मेजरमेंट करेंगे ये हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने मून को अर्थ के दो अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व किया, कोई बात नहीं, चलिए देखिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। तो देखो ए और बी ये दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये आर्क हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। क्लियर है ना? समझ लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। तो जो थीटा दिया गया है ये कितना दिया है? 1 डिग्री 54 मिनट। अभी मैंने आपसे कहा है कि आपको एंगल जो है वो हमेशा रेडियन में ही लेना है, तो आप पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो ये आपका हो गया थीटा इज इक्वल टू 114 मिनट, ठीक है। नाउ अभी आपको ना हमेशा ये जो मिनट वगैरह कन्वर्जन है रेडियन में ये याद होना चाहिए। जैसे कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इतने का इंटू कर दो, अगर 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इतने का इंटू कर दो, 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इतने का इंटू कर दो। तो 114 को हमको किस में कन्वर्ट करना है? ये मिनट है, तो मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ का इंटू कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया रेडियन। नाउ तो मेरे पास एंगल आ गया। नाउ आगे क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। टेक नाउ, तो अगर हम डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होता है, हमेशा आर्क कंसीडर करेंगे, तो आर्क कितना है? आर्क आपको दिया है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब निकालना क्या है? कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है ना, तो मून की डिस्टेंस मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये लेट से मून हो गया और मून की अर्थ से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मतलब आर निकालनी है आपको। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है रेडियस। ठीक नाउ, तो अभी देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है यहां पे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल, और ये एंगल किस में होगा? रेडियन में। वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मैं कैलकुलेशन करके वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो देखिए इसका जो आंसर है ये आ गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। नाउ अभी आपको समझना, ये तो आपने समझ लिया कि पैरालैक्स मेथड से किस तरह से आप कैलकुलेशन वगैरह करेंगे विदाउट इंची टेप, हाँ। लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि भाई इनडायरेक्ट मेथड में एक और इंपॉर्टेंट मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड रडार मेथड। ठीक, रडार मेथड के तरह ही जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये किसका है? ये सोनार मेथड का भी सेम है, हाँ। सोनार मेथड का भी सेम है। जो इसके बाद एको मेथड होता है, इसका वर्किंग भी सेम है, हाँ। तो अभी समझो इन तीनों में क्या होता है ना, इसमें साउंड वेव,
इसमें भी साउंड वेव को ट्रांसमिट करा जाता है, इसमें माइक्रोवेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है। हाँ, तो अभी समझो इन ये जो तीनों मेथड है ना, ये तीनों मेथड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट है। आपको समझना है कि एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई भी दूर लोकेटेड ऑब्जेक्ट है, जैसे सोनार का हम ज्यादातर यूज करते हैं कि भाई अंडर जो ओशन में जो शिप्स वगैरह जाते हैं, तो भाई नीचे कोई ऑब्स्टेकल वगैरह तो नहीं है। हाँ, नीचे कोई ऑब्स्टेकल वगैरह तो नहीं, भाई शिप वगैरह में जो है पता करना है तो नीचे कोई बड़ी कोई रॉक वगैरह तो नहीं आ गई, तो इस रॉक की डिस्टेंस का पता करने के लिए हम सोनार मेथड का यूज करते हैं। साउंड वेव को एक जगह ट्रांसमिट करा जाता है, दूसरी जगह रिसीव करते हैं। इसी तरह से इको मेथड होता है। हाँ, इसमें भी हम साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। रडार मेथड को हम समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि कोई दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट है, एनिमी का एयरक्राफ्ट है, हमारे जो है बॉर्डर में आ गया, हमें पता करना है कि भाई कितनी दूर है ये। तो कैसे पता करेंगे, तो भाई हमारे पास जो है दो चीजें होती हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, जो वेव्स को जो है ट्रांसमिट करेगा। ये वेव अगर कुछ ऊपर है तो टकरा के नीचे आ जाएगी। तो हमें क्या पता है कि जो भी वेव हम भेजते हैं, जैसे कि यहां से माइक्रोवेव हमने भेजी, तो माइक्रोवेव की हमें स्पीड पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और हमने देखा कि ये वेव ट्रांसमिट होकर रिसीव हुई हमें 2 सेकंड में, मान के चलिए 2 सेकंड में ये रिसीव हुई, फास्ट होता है। तो अभी क्या होता है कि मुझे क्या पता है, स्पीड पता है और मुझे टाइम पता पड़ गया इस वेव के जाने का और आने का। टेक नाउ, तो अभी हम क्या करेंगे कि सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला लगा दें, क्या लग जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहां से हमें डिस्टेंस पता पड़ जाती है, क्लियर है ना। अभी देखो टाइम हमेशा जो है जाने का और आने का दोनों का टाइम कैलकुलेट करा जाता है, दोनों का टाइम रखा जाता है और इस मेथड से इस तरह से हम जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ में आई ना। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये आपके इनडायरेक्ट मेथड हो गए। इनडायरेक्ट मेथड में जो हमने 9th-10th क्लास में पढ़ते ट्रायंगुलर मेथड वगैरह वो भी होते हैं, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आगे हम बढ़ जाते हैं और अभी हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। और हमसे जो स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा कि भाई इस वैल्यू में पर्टिकुलरली कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिख दिया 7000 सेंटीमीटर या सिंपल 7000, तो आपसे पूछा जाएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी कैसे करेंगे, तो आपको समझ लेना है। जैसे मान के चलिए कि सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं कोई भी मेजरमेंट करता हूं, लेट से मैंने मेजर किया 489 सेंटीमीटर, तो अभी इस 489 सेंटीमीटर में हो सकता है कि ये ऐसा था कि 489.0001 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा इतना बड़ा कौन लिखेगा, इसको राउंड ऑफ करके 489 कर देते हैं। या फिर 488.99 सेंटीमीटर आया, तो आपने कहा इसको राउंड ऑफ करके 489 कर देते हैं। तो आपने देखा कि जब भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, तो उसमें 4 और 8 तो फिक्स है कि भाई ये तो है ही। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं ये है सर्टेन फिगर। कैसा है, सर्टेन, ये तो निश्चित है ही कि भाई ये तो होगा ही। जबकि ये जो आखिरी वाला 9 लिखा है, उसकी जगह हो सकता है कि ये आखिर में 8 हो या फिर 9 हो, मतलब हम इसमें श्योर नहीं है, क्लियर है। तो स्टार्टिंग के 2 में हम श्योर हैं और इसमें हम श्योर नहीं है, तो ये सर्टेन और ये अनसर्टेन। तो सर्टेन इसमें 2, अनसर्टेन इसमें 1, तो इस पूरे में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, ये हो गए 3। तो आपसे ऐसे पूछा जाता है आपके स्कूल में। लेकिन जरा सोचो कि बार बार जब मुझे ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। कई बार जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी होती हैं, मतलब पॉइंट सारी चीजें लगी होते हैं, 0 लगे होते हैं। तब हम क्या करेंगे, तो तब के लिए हमने रूल बना लिए जिससे आपको सिर्फ वैल्यू देखें और आंखें बंद करके ये आंसर दे दें, क्लियर। तो सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट का सम होता है, लेकिन हमें बार बार दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल बना लिए। तो पहला रूल ये कहता है कि सारी की सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं। हाँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। आगे हम बात करेंगे जीरो की उलझन होती है। तो देखो जीरो 3 टाइप की होती हैं, किसी वैल्यू में जीरो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आगे वाली जीरो, एक होती है पीछे वाली जीरो और एक होती है बीच वाली जीरो। आगे वाली, पीछे वाली और बीच वाली जीरो। आगे वाली जीरो को हम बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट, पीछे वाली को बोलते हैं एक्सट्रीम राइट
और बीच वाली को आप जानते हो मिडिल जीरो। नाउ जैसे मान के चलो एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब सबसे आगे, इससे आगे कोई और डिजिट नहीं होना चाहिए। तो देखो ये 4 है, 4 से पहले जितनी जीरो लिखी हैं ये सारी कौन सी जीरो हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली। इस 2 के सबसे बाद में जो जीरो लिखी हैं ये एक्सट्रीम राइट वाली, और जीरो जो बीच में है उसको हम बोलते हैं मिडिल जीरो। नाउ अभी हम समझ लेते हैं बेसिक रूल, सबसे एकदम शुद्ध हिंदी में समझेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल हैं, आप चाहो तो इसका मस्त से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। नाउ तो देखो कभी भी याद रखो, आगे वाली जीरो कभी काउंट नहीं करते, आगे वाली जीरो कभी काउंट नहीं करते। पीछे वाली जीरो सिर्फ डेसिमल या यूनिट होने पर ही काउंट करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। देखो आगे वाली जीरो कभी काउंट नहीं करते, पीछे वाली जीरो सिर्फ जब काउंट करते हैं अगर डेसिमल है तब, यदि डेसिमल है तो काउंट करेंगे या यूनिट है तो काउंट करेंगे, अदरवाइज पीछे वाली जीरो को भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे बताता हूं। बीच वाली जीरो को हमेशा काउंट करते हैं। ठीक, तो इन तीनों का एग्जांपल ले लेते, जैसे कि 0056, बताओ जरा कितने सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने देखा कि ये जो आगे वाली जीरो, पहला रूल नंबर 1, आगे वाली जीरो कभी काउंट नहीं होती, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2, 1 और ये 2। नाउ आगे पीछे वाली जीरो सिर्फ डेसिमल या यूनिट होने पर काउंट होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो चेक कर लेते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखो जरा ये कौन सी जीरो है, आगे वाली जीरो, काउंट करेंगे क्या, कभी काउंट नहीं करते, कभी काउंट नहीं करते। पीछे वाली जीरो सिर्फ जब भी काउंट होगी जब डेसिमल लगा हो या फिर यूनिट, तो ना तो उसमें डेसिमल लगा है और ना यूनिट, तो हम पीछे वाली जीरो को भी काउंट नहीं करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इस बार फिर से 2। इस बार देखो आगे वाली जीरो कभी काउंट नहीं करते, कभी भी काउंट नहीं करते। ठीक, तो इसको तो कोई काम की नहीं है ये। अब देखो डेसिमल या यूनिट लगी है तो पीछे वाली जीरो भी काउंट करते हैं। तो देखो डेसिमल लगा है तो ये वाली जीरो भी काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखो इसमें यूनिट लगी है, डेसिमल लगा तो पीछे वाली जीरो काउंट करेंगे, फिर से कितनी हो गई है, ये हो गई 4। आगे बढ़ जाएंगे। अब मुझे जरा बताओ कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखो सबसे पहले पीछे वाली जीरो काउंट करेंगे क्या, तो चेक कर लो, डेसिमल लगा है कहीं पे या यूनिट लगी है, हाँ डेसिमल लगा है तो काउंट करेंगे। तो देखो ये तो काउंट करेंगे। अब ये वाली जीरो क्या है, सबसे आगे है ना, इनसे आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है 5 से पहले, तो ये वाली जीरो भी काउंट नहीं होंगी। हाँ, तो ये वाली जीरो काउंट नहीं होंगी, जबकि डेसिमल पूरे वैल्यू में लगा है कहीं भी तो पीछे वाली जीरो काउंट करेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए। आगे हम ये रूल समझेंगे कि भाई देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 567 × 10⁻³ ये लिखा है, तो कभी पावर ऑफ 10 को कभी काउंट नहीं करते। तो ये देखो ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ये हो गई 3, ये पावर ऑफ 10 को काउंट नहीं करेंगे। आगे है कि यूनिट अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वहां भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर नहीं बदलता। जैसे अगर लिखा है 1 किलोमीटर तो आप इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, 1 SF। हाँ, अब अगर आपने जैसे मान के चलो ये कहीं पे जो 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1000 मीटर में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक, तो आप क्या करेंगे भाई, अभी भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना बचा है, 1। क्लियर हो गया ना। तो यूनिट कन्वर्जन करते समय भी सिग्निफिकेंट फिगर कभी नहीं बदलेगा। आगे हम बढ़ जाएंगे। अभी तो आपको क्लियर हो गया, इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को याद कर लेते हैं। आओ आगे बढ़ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो किसी भी चीज को आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 10 की पावर में लिखना आना चाहिए। तो देखो ये बेसिक सी बात है कि अगर आपके पास कोई बड़ा सा नंबर है उसके आगे 15 जीरो लगी है तो आप बोलते तो नहीं रहोगे, बोला 10 या आपने बोला 5,000,000,000,000,000,000 किलोमीटर है कि नहीं, तो ऐसे तो जो रात हो जाएगी। हाँ, तो आपको ये बात समझनी है कि कभी भी कोई बड़ी वैल्यू होती है तो उसको हमें 10 की पावर में लिखना होता है। तो 10 की पावर में लिखने का बड़ा ही सिंपल सा जो है रूल होता है। रूल क्या होता है कि डेसिमल को अगर लेफ्ट में ले जाओगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगी, हमेशा। गलत नहीं है, सही है। अभी एक बच्चे का कमेंट आया, बोला सर आप गलत पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं डेसिमल को अगर लेफ्ट में लेके जाओगे तो पावर कैसे आएगी, पॉजिटिव में आएगी। डेसिमल को राइट में लेकर के जाओगे राइट में तो पावर कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। मैं आपको समझा देता हूं, याद रखो। और पहला डिजिट अगर 1 2 3 4 है तो डेसिमल इनके बाद आता है, और अगर पहला डिजिट 5 6 7 8 9 है तो डेसिमल इनके पहले आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे आपके पास लिखा है 4 1 2 3, या मैं इसको ऐसे कह देता हूं भाई 4 0 0 ये 0 ये लिखा हुआ है।
अब मुझे इसको ना पावर में लिखना है, 10 की पावर में, तो कैसे लिखूंगा? तो पहले सर ये बताओ डेसिमल कहाँ है? तो कभी अगर डेसिमल नहीं दिखता तो हम कहाँ लगाते हैं? हमेशा पीछे मानते हैं, तो हमने कहा डेसिमल लगा होगा पीछे। अब इस डेसिमल को कहाँ लेके जाना है बताओ जरा? तो डेसिमल को मुझे कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? तो उस डेसिमल को मैंने शिफ्ट किया यहां पे। पहला डिजिट क्या है? पहला डिजिट 4 है, तो डेसिमल इसके बाद आएगा। तो यहां पे देखो 4। ये बताओ मैंने इस डेसिमल को कितने डिजिट तक खिसकाया है? तो मैंने डेसिमल को 3 डिजिट तक शिफ्ट किया है। अब देखो कहां लेफ्ट में लेके गया हूं ना, तो पावर हमेशा प्लस में आएगी। क्यों? क्योंकि देखो मैंने इसको ना 4000 से 4 मतलब छोटा कर दिया, 4000 से 4.00 मतलब छोटा कर दिया, तो यहां पर कंपेंसेट करने के लिए प्लस पावर लगाता हूं। नाउ अब मान के चलो ये ऐसा होता है 6000 या चलो 4 जीरो लगा दी और डेसिमल नहीं लगा, लेकिन अगर आपको दिखाना है तो कैसे बताओगे? अब बताओ मुझे कितना शिफ्ट करना चाहिए? तो मैंने कहा डेसिमल यहां लगा है, तो यहां से आपने इसको कहां खिसकाओगे? बोला 5 6 7 8 9 है, तो डेसिमल इनके पहले आता है, मतलब डेसिमल कहां आएगा? 6 के भी पहले। तो देखो जरा आपने कितने डिजिट खिसका दिया इसको? तो आपने बनाया इसको 0.6 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 6 के भी पहले लगा दिया ना, तो 10 टू द पावर 5। लेफ्ट में खिसकाया है तो प्लस आएगा। अब मान के चलो ये ऐसे लगा है 65.00 ये लगा है, तो अभी कैसे करोगे इसको? अभी देखो कैसे करेंगे, चेक करो। डेसिमल यहां लगा है ना, डेसिमल को यहां खिसका दोगे तो कितना है? आपने डेसिमल को कितना शिफ्ट किया? 0.65 या 0.65, ठीक। और इसके बाद देखो जरा चेक करो कितने डिजिट शिफ्ट किया? बोला 2 डिजिट लेफ्ट में, तो ये आ गया प्लस की पावर। अगर ये ऐसा होता कि ऐसा लिखा होता 0.000 और ये 213 ये लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे जरा ट्राई करो। तो पहली चीज तो ये देखो पहला डिजिट क्या है इसमें? 2 नॉन जीरो। हाँ, तो इस डेसिमल को कहां खिसकाना पड़ेगा? 2 के बाद लगाएंगे। तो कहां लेके जा रहे हो? राइट में ले जा रहे हो। चलिए तो क्या करेंगे? 2.13 इंटू कितने डिजिट शिफ्ट किया? 1 2 3 4 डिजिट, तो 10 की पावर और ये माइनस का 4 आएगा। क्लियर है? इस तरह से आप जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बता दें। तो यहां पर ऑर्डर कितना? यहां पे ऑर्डर है माइनस का 4, यहां पे ऑर्डर कितना? प्लस का 2, यहां पे प्लस का 3, यहां पे प्लस का 5। क्लियर है? अगर ये ऐसे होता कि 0.00098 ये होता तो क्या करोगे? 9 के पहले आती है 0, ये है ना 9 के पहले, तो क्या लगाओगे भाई? 3 डिजिट किसका है ना आपने, तो 0 पॉइंट, या मैं सिंपल ऐसे बोल दूं 0.98 कितने डिजिट? 3 डिजिट, 10 टू द पावर -3। ये इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टेलीग्राम पे आपको इसका जो लिंक वगैरह है ये मिल जाएगी, सारे रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को एक बार जरूर से ज्वाइन कर ले। क्लियर है ना? अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और इस वीडियो के थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन में क्या डिफरेंस है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा। तो देखो बेसिकली एक्यूरेसी है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट। जैसे मान के चलो कि आपने किसी चीज को मेजर किया, लेकिन उससे पहले ना किसी चीज की मेजर्ड नहीं, एक्चुअल वैल्यू, क्या एक्चुअल वैल्यू है 10.70 सेंटीमीटर, लेकिन एक इंसान ने उसको मेजर किया और बताया कि ये वैल्यू ना 10.7 10.65 निकल के आई उसकी, और दूसरे इंसान ने उसको मेजर किया और ये निकल के आई 10.68 सेंटीमीटर। तो आप ये बताओ कौन सी वैल्यू इस ओरिजिनल वैल्यू के ज्यादा क्लोज है? तो आपने कहा सर ये वाली वैल्यू ज्यादा क्लोज है, तो हम बोलेंगे कि 10.68 जो है ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के जितने क्लोज होगी उसको हम बोलेंगे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेसी इज व्हाट? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है? नाउ अभी आपको समझना है प्रेसिजन क्या होता है। तो प्रेसिजन बेसिकली एक्यूरेसी से थोड़ा सा अलग है। प्रेसिजन का मतलब है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से कनेक्टेड है ये। जैसे मान के चलो इसके दो मीनिंग होते हैं, दोनों समझाता हूं। जैसे देखो अगर आपके पास एक नॉर्मल स्केल है तो आप इस स्केल से या तो 10.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं या इसके बाद आप 10.2 सेंटीमीटर डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, लेकिन 10.1 और 10.2 के बीच का जो नंबर है वो मेजर नहीं कर सकते। हाँ, ये जो आपकी नॉर्मल जो मीटर स्केल है उससे। अगर अपने पास वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर, अगर अपने पास वर्नियर कैलिपर है तो उस वर्नियर कैलिपर से हम 10.11 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? अगर मेरे पास स्क्रू गेज है तो मैं उससे स्क्रू गेज
तो मैं उससे 10.111 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकता हूं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसी चीज को मेजर किया, लेकिन जो नॉर्मल स्केल है वो डेसिमल के 1 डिजिट बाद ही मेजर कर पा रही है, वर्नियर स्केल डेसिमल के 2 डिजिट बाद मेजर कर पा रही है, और ये डेसिमल के 3 डिजिट बाद भी मेजर कर पा रही है। तो भाई इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, कि कौन से डिवाइस ने इसको बहुत ज्यादा ही रिजॉल्व कर दिया। हाँ, तो हम इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ, जैसे एचडी रिजोल्यूशन कैमरा होता है, छोटी से छोटी चीजों को भी जूम करके दिखा सकता है, तो इस तरह से स्क्रू गेज से हम डेसिमल के 3 डिजिट बाद तक भी देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो आपको बस यही समझने कि जो वैल्यू जितनी ज्यादा रिजॉल्व हो गई है वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी। इसको हम बोलते हैं जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना छोटा उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होती है। ये तो एक टर्म हो गया। क्लियर ना? तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिजन। ठीक, एग्जैक्टनेस, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस इज कॉल्ड प्रेसिजन। नाउ आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती है। हाँ, या फिर चलो ये तो हमने ऐसे बताई प्रिसाइज, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान के चलो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे किसी भी चीज को मैं बार बार परफॉर्म कर रहा हूं। हाँ, जैसे मान के चलो मुझे नहीं पता कोई भी चीज कितनी है, लेकिन मैं उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, तो जैसे मान को 10 बार एक्सपेरिमेंट किया और 10 बार में से 8 बार मेरा सेम रिजल्ट आया है, तो उस रिजल्ट को मैं बोलूंगा कि भाई ये वाला रिजल्ट मेरा प्रिसाइज है, और 2 बार जो अलग अलग आया है वो प्रिसाइज नहीं है। बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो एक्चुअल में क्या है, वी रिपीट पर्टिकुलर मेजरमेंट फॉर सेवरल टाइम्स, देन प्रेसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज सो ऑब्टेन्ड। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ जाएंगे और अभी हम जानेंगे एरर इन मेजरमेंट क्या होता है। देखो, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें एरर हमेशा होती है। बोला सर नहीं, हम तो जो सही सही मेजर करते हैं। तो आपने मान के 10.1 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, लेकिन हो सकता है वो 10.10 हो, ये 10.11 हो, हाँ 10.1001 हो। हाँ, तो हम एग्जैक्ट जो है कभी भी पूरा सही मेजर नहीं कर सकते। तो एरर्स बेसिकली जो है ना बहुत सारे टाइप के होते हैं। बेसिकली एरर क्या है, एरर होता क्या है, तो जैसे मान के चलो कि ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मेरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और मेरा कितना आ रहा है 9.99 सेंटीमीटर, तो इसमें एरर होगी कितनी 0.01 सेंटीमीटर की। तो एरर होता क्या है, बेसिकली एरर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये मॉड क्यों लगाया, क्योंकि एरर हमेशा हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। एरर हमेशा कैसे लिखते हैं, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर? नाउ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहता हूं टाइप्स ऑफ एरर, तो एरर बेसिकली बहुत टाइप की होती हैं, बहुत सारे टाइप की होती हैं, लेकिन जिन एरर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एरर हमारे लिए काम की है, जिनको समझना, वो एरर बेसिकली 2-3 टाइप की होती है। जैसे कि लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर अभी मैंने आपको बताया, इसके ये जो हमने अभी समझा था, इसको हम लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि भाई कोई चीज 10.11 सेंटीमीटर की है, लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल मीटर स्केल है, जो सेंटीमीटर जिसमें मेजर करते हैं, वो सिर्फ 10.1 सेंटीमीटर ही बता पा रही है, क्योंकि उसकी जो लीस्ट काउंट है ना, वो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट बता पाती है। तो भाई हमारे तो गलती हो गई ना, हमने जो है कम ही बता पाया। अब अगर 10.1 के बाद मुझे कुछ बताना है तो तुक्का लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो लीस्ट काउंट एरर बेसिकली क्यों होती है, ये लीस्ट काउंट एरर डिवाइसेस के कारण होती है। जैसे इस डिवाइस में मैं सिर्फ इतना ही मेजर कर सकता हूं, इसके बाद वाली वैल्यू में इस यहां पे बीच में क्या लगाना पड़ेगा, मैं तुक्का लगाना पड़ेगा, गैस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बस यही चीज आपको समझने की लीस्ट काउंट एरर क्यों होती है। लीस्ट काउंट एरर होती है डिवाइसेस के कारण। किसके कारण? डिवाइसेस की रिजोल्यूशन के कारण, कि भाई कितना छोटा वो रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की रॉन्ग कैलिब्रेशन के कारण होते हैं। जैसे मान के चलिए कि वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होती हैं, एक होती है मेन स्केल और एक होती है वर्नियर स्केल। अभी क्या होता है कि मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 अगर एक दूसरे से सही से कोइंसाइड नहीं करती, हाँ, तो फिर जो भी हम रीडिंग लेंगे ना उसमें हमेशा गलती आएगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट के कहें कि भाई फॉल्टी कैलिब्रेशन के कारण होती हैं ये एरर, और इस एरर में जो मेन जो बड़ा नाम आता है वो आता है जीरो एरर का। इसको हम जीरो एरर भी बोलते हैं। अच्छा, ग्रॉस एरर क्या? भाई आप बहुत सारे काम कर रहे हैं और लेकिन आप जो है ना रीडिंग लेते समय या जो है काम करते समय, मेजरमेंट के समय एकदम केयरफुल नहीं है, तो केयरलेसनेस के कारण जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। इसके अलावा बहुत सारी एरर्स होती हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल एरर कि मान के दोपहर में आपने लेंथ मेजर, सुबह में लेंथ मेजर की तो आई 10.11 सेंटीमीटर, लेकिन दोपहर को 3 बजे करी तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण 10.113 हो गई।
लेंथ बढ़ गई ना एक्सपेंड, तो एरर आ जाएगी। हाँ, रैंडम एरर जैसे मान के चलिए कि भाई आपका ध्यान नहीं गया, या कहें कि भाई जैसे मान के चलो कि भाई हवा चली तो हवा का भी कुछ जो है वेट होता है, तो उस कारण से जो है डिस्टर्बेंस आ गया। तो लेकिन ये जो मेन एरर है इन पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। आगे हम बढ़ेंगे कि जो एरर है उसकी कैलकुलेशन 3 टाइप से होती है। एक होती है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। दूसरी होती है, अच्छा एब्सोल्यूट एरर देखो पहले क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखो एब्सोल्यूट एरर का ही आगे वाला जो स्टेप है ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर फाइनल एब्सोल्यूट एरर। देखो जैसे मान के चलो कि भाई आपने जैसे मान के चलते हैं कि आपने क्या किया कि भाई आपके पास ना 5 वैल्यूज हैं, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, अब उसमें 5 वैल्यूज निकल के आ रही हैं, 10.1 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर, हाँ 9.9 सेंटीमीटर। अब आपको नहीं पता कि कौन सी वैल्यू सही है, तभी तो आप ट्रू वैल्यू, तभी तो आप एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करेंगे। तो अभी आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे कि मीन वैल्यू निकालेंगे, इन सब का एवरेज निकालेंगे, और एवरेज जो निकालेंगे उसी को आप ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो आपने क्या किया कि जो पहली वाली मेजर्ड वैल्यू है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाय 4, या मैं ऐसा बोलूं डिवाइडेड बाय n आपने किया नाउ। तो ये जो वैल्यू जो हो गई, जो मीन वैल्यू हो गई, इसको हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे टेकन एज ट्रू वैल्यू, इसको हम ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्लियर है नाउ। अब इसके बाद अब मीन को हमने क्या मान लिया, ट्रू वैल्यू, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एरर निकालेंगे। क्या करेंगे, एरर। तो हमने क्या किया कि भाई सबसे पहले निकाला डेल a1, ठीक, डेल a1, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीन एरर। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो डेल a1 कैसे निकालेंगे, तो ए मीन को मैं किससे दिखाता हूं, ए बार से। हाँ, तो ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार माइनस a1, ठीक। डेल a2 कैसे निकालूंगा, ये हो जाएगा ए बार माइनस a2। डेल a3 कैसे निकालूंगा, ये हो जाएगा आपके पास a बार माइनस a3। तो ये सारी वैल्यू मॉड से बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनल एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी, तो इन सब का मीन कर दूंगा, डेल a1 प्लस डेल a2 प्लस डेल a3 प्लस डेल a4, और ये इस तरह चलेगा। अपॉन में कितना है, n है तो n रख दूंगा, 4 है तो 4 रख दूंगा। तो इस तरह से फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकाल ली जाती है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आ जाएंगे रिलेटिव एरर पे। अब देखो रिलेटिव एरर का मतलब क्या है कि जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर आपकी निकल के आई है, अगर हम इसमें ट्रू वैल्यू का डिवाइड कर दें, जो कि हमने ये निकाली है, तो हम इसी वैल्यू को क्या बोलेंगे, इसी वैल्यू को हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। क्लियर नाउ। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर में 100% का इंटू कर देंगे तो परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगी। रिलेटिव एरर में अगर हम 100 का इंटू कर दें या 100% का, तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगी किसी भी मेजरमेंट में। आगे बढ़ जाएंगे और देखिए कि जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं और उन कैलकुलेशन में एरर है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर आएगी। तो अगर हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें या मल्टीप्लिकेशन करें या वैल्यूज पावर में लिखी हो, तो वो जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट में भी एरर आएगी ही आएगी। अब एरर कैसे आएगी इस चीज को हम समझ लेंगे। भाई एरर कितनी आएगी, तो हमेशा याद रखो, 2 बातें याद रखो कि एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। मेन वैल्यू जो है वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन एरर कभी, गलतियां कभी कम नहीं होती, गलतियां हर बार जो है बढ़ती ही चली जाएंगी ना। तो इसे मान के चलो कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, जैसे आपने स्केल को, मतलब एक रॉड को मेजर किया और ये निकल के आई 10.2, लेकिन आपने कहा 10.2 तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना, हो सकता है कि इसमें 0.1 या 0.01 सेंटीमीटर की गड़बड़ हो, मतलब गलती हो, ठीक। फिर आपने जो है ना एक और रॉड को मेजर किया, ये रॉड आपकी निकल के आई 20, आपने कहा हो सकता है कि इसमें भी 0.02 सेंटीमीटर की एरर हो। तो हम इसको लिखते कैसे, हम इसको लिखते हैं कि a प्लस माइनस डेल a, हो सकता है इसमें इतने की एरर। इसको क्या लिखा हमने, इसको लिखा डेल a। इसी तरह से इसको लिखा b प्लस माइनस डेल b, इसमें एरर हो सकती है। तो अभी देखो जब आप ऐड करोगे तो इनकी एरर्स का क्या होगा,
वो चीज़ अब हम समझने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिए। जैसे मान के चलो आपने गलती कर दी, पहले जो है 0.1 सेंटीमीटर कम नापा, फिर अगली बार 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा नापा, तो गलती तो हुई है ना दोनों बार। तो ऐसा तो नहीं बोला एक बार कम नापा एक बार 0 नापा तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, हमेशा एरर ऐड हो जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें हम लिखने वाले हैं। तो लेट्स से मेरे पास वैल्यूज़ हैं कि अगर मुझे a और a प्लस माइनस डेल a और b प्लस माइनस डेल b को अगर ऐड करना है तो जो रिजल्ट होगा वो कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखो, जब भी ऐड करना होगा तो एरर में क्या होगा ना, आप कैसे ऐड करोगे, a प्लस b, नॉर्मल वैल्यू तो ऐसे ऐड हो जाएगी, लेकिन एरर का क्या होगा, एरर हमेशा ऐड हो जाती हैं, डेल a प्लस डेल बी, एरर क्या हो जाएंगी, हमेशा ऐड हो जाएंगी। चलिए अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्ट करना है तो चाहे सब्ट्रैक्ट करो मेन वैल्यू को, चाहे कुछ भी करो, लेकिन एरर क्या हो जाएंगी, एरर हमेशा ऐड होंगे। क्लियर है? नाउ अगर मुझे इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान के चलिए इस a और b को ये वैल्यू इन दोनों का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करूंगा, लेट्स से a और b का इंटू किया, a और b का इंटू किया तो रिजल्ट आया z। लेकिन आप जानते हो कि a में भी कुछ एरर होगी और b में भी कुछ एरर होगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर का क्या होता है, तो एरर जो होती है रिजल्टेंट एरर, वो कुछ रिलेटिव एरर के फॉर्म में होती है, जैसे कि डेल z अपॉन z इज इक्वल टू, ये a की जो एरर होगी वो कैसे लिखेंगे, डेल a प्लस a प्लस इसकी एरर क्या होगी, डेल b प्लस b, और इसका जो आंसर होगा इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, जैसा एरर के साथ एडिशन में हुआ वैसा सब्ट्रैक्शन में हुआ, जैसा मल्टीप्लिकेशन में हुआ वैसा ही आंसर डिवीजन में आएगा। तो चाहे अगर आप सेम वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उतनी एरर आएगी, और सेम वैल्यू का डिवाइड करोगे तब भी उतनी ही एरर आएगी। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा तो आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। यहां से देखो, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। अब मान के चलो कोई भी पावर में अगर लिखा हुआ है, कोई भी टर्म पावर में लिखा है तो उसमें एरर कैसे निकालेंगे, जैसे मान के चलिए कि यहां पे लिखा हुआ है x की पावर 3, या मैं कहूं कि भाई a की पावर n, तो हमेशा इस पावर वाली वैल्यू में एरर कैसे निकालते हैं, तो एरर हमेशा ऐसे लिखेंगे आप, क्या, जैसे मान के चलो कि z इज इक्वल टू क्या लिखा है, a टू द पावर n, तो पावर वाली वैल्यू में एरर कैसे निकालेंगे, तो हमेशा याद रखो ये डेल z अपॉन z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये पावर आ जाएगी आगे और a की जगह लिख जाएगा डेल a अपॉन a। ये इसका तरीका है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं एक बार, जैसे यहां लिखा है a क्यूब, तो एरर कितनी हो जाएगी, 3 डेल a अपॉन a। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, मान के चलो यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड एरर इन z इज इक्वल टू a क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन c, या अपॉन c टू द पावर 4। ठीक, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, एरर इन z। नाउ तो इसको लिखेंगे डेल z इज इक्वल टू, देखो a क्यूब है तो इसको लिख सकता हूं 3, a की जगह क्या हो जाएगा, डेल a अपॉन a। नाउ प्लस लगाया, प्लस लगाना है सबके बीच में क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। ये देखो b स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा आगे, इसकी जगह हो जाएगा 2 डेल b अपॉन b, प्लस एरर हमेशा ऐड होंगी चाहे डिवाइड में हो मल्टीप्लाई कुछ भी हो, तो c की पावर 4 है तो 4 आ जाएगा आगे, डेल c अपॉन c हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मुझे क्वेश्चन में डेल a की वैल्यू, डेल b की वैल्यू, डेल c की वैल्यू पता है तो मैं जो इन सब की जो रिजल्टेंट एरर है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। समझ में आया आपको? तो इस तरह से जो है एरर्स का हम काम करेंगे। नाउ तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में डाली गई मेहनत मेरे द्वारा सफल हो पाए तो उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाओ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो पाई कि नहीं, आपको इस वीडियो समझ में आया कि नहीं। लेकिन इतना श्योर है कि जो इस वीडियो में आपको पढ़ाया गया है उसी में से आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। दूसरी जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि इसके जो PDF नोट्स अगर आपको मिल जाएं इस लेक्चर के, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाकर के टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को, अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन कर लेना है। यहां पर मैं सभी जो PDF वगैरह की लिंक है वो सेंड कर दूंगा और इस लेक्चर के PDF आपको हमेशा आने वाले टाइम में भी मिलते रहेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।